नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में और मैं हूं असीब मिश्रा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसे दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सब का मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान महाकाल को चढ़ाया गया चांदी का मुकुट। भस्म आरती के दौरान भोले बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तिब्बती बौद्धों ने शांति और पिछले वर्ष की बुराई को दूर करने के लिए की विशेष प्रार्थना। पारंपरिक पोशाक पहने भक्तों ने नृत्य, गायन और घास जलाकर किया अनुष्ठान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में दिखाई दी नारी शक्ति के प्रयास की झलक। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन से बदली चेन्नई के 28 स्कूलों की तस्वीर। स्कूलों के बच्चे भी अब बन रहे हैं स्मार्ट। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चिड़ियाघर में आए विदेशी मेहमान। साइबेरियाई क्षेत्र से आए पक्षी अपनी खूबसूरती से लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। और सबसे पहले बात परंपरा और विरासत की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान महाकाल को चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती के लिए देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी मुश्किल से भस्म आरती की परमिशन मिलती है। देश भर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ी और सभी भोले बाबा की भक्ति में झूमते नजर आए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तिब्बती बौद्धों ने शांति और पिछले साल की बुराई को दूर करने के लिए प्रार्थना की। कल आयोजित की गई इस विशेष प्रार्थना में पारंपरिक पोशाक पहने भक्तों ने नृत्य, गायन और घास जलाकर अनुष्ठान किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तिब्बती बौद्धों का ये समूह विशेष प्रार्थना के लिए एकत्र हुआ। शिमला स्थित अपने धार्मिक मंदिर में भक्तों ने शांति और पिछले वर्ष की बुराई को दूर करने के लिए प्रार्थना की। पारंपरिक पोशाक पहने भक्तों ने नृत्य, गायन और घास जलाकर अनुष्ठान किया। तिब्बती बौद्धों के इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर उनका उत्साह देखते बनता था। तिब्बती बौद्ध धर्म की महायान शाखा की एक उप शाखा है जो तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, उत्तरी नेपाल, उत्तर भारत के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिले और सिक्किम क्षेत्रों, रूस के काल्मिकिया, तुआ और बुरियातना क्षेत्रों और पूर्वोत्तर चीन में प्रचलित है। तिब्बती इस संप्रदाय की धार्मिक भाषा है और इसके अधिकतर धर्म ग्रंथ तिब्बती और संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। और अब आपका शहर, आपका गांव।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पेंटिंग प्रदर्शनी में नारी शक्ति के प्रयास की झलक देखने को मिली। इस प्रदर्शनी में वैसी पेंटिंग्स की झलक देखने को मिल रही है जिसे एक प्रोफेसर ने विपरीत हालातों में बनाया है। इससे छात्राएं प्रेरित हो रही हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में एक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जो पेंटिंग लगी है उन्हें बनाया है बॉटनी की प्रोफेसर डॉक्टर नीलम अत्री ने। बॉटनी की प्रोफेसर की रुचि पेंटिंग में शुरू से ही रही है, लेकिन उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू की जब वह बुरी तरह से अस्वस्थ चल रही थीं और कुछ दिन पहले उनके पति का निधन हो गया था। अपनी इसी पीड़ा पर मानसिक विजय का रूप देते हुए अपनी छात्राओं के लिए प्रोफेसर ने पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई है। लगभग अपनी पेंटिंग्स को यहाँ प्रदर्शित किया है। महिला महाविद्यालय में बहुत सारी छात्राएं ऐसी हैं जिनमें बहुत हुनर है और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी हॉबी को, अपने शौक़ को, अपने हुनर को परस्यू करें, जो कि बच्चे कर नहीं पाते। वो अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में कुछ इस तरह से व्यस्त हो जाते हैं कि अपने हुनर को नहीं आगे बढ़ा पाते। हुनरमंद बहुत बच्चे हैं और मेरे अंदर जो हुनर था उसको मैंने एक आयाम दिया है और अभी मेरी बहुत इच्छा है कि इसको मैं बहुत आगे ले जाऊं। इस प्रदर्शनी में हर विभाग की छात्राएं और छात्र पहुंच रहे हैं और वह अपनी रुचि के अनुसार पेंटिंग को देख समझ रहे हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी पूरा होता दिख रहा है कि छात्राएं किस तरह से अपने एकाकीपन को अपनी रुचि में बदल सकती हैं। पेंटिंग में मुझे यहाँ पे यह बात अच्छी लगी कि जिस प्रकार आजकल के युवा अपना पूरा टाइम मोबाइल फ़ोन पर वेस्ट कर देते हैं, मैम ने यह बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि मैम ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह 1 साल की सर्जरी पर थी तो उन्होंने अपना पूरा टाइम पेंटिंग पे लगाया क्योंकि वह कोई और कार्य नहीं कर सकती थी। हमें भी आज सीख लेनी चाहिए कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और किसी ऐसे काम में देना चाहिए जिससे हम दूसरों को भी किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकें। हमारी पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। हर एक पेंटिंग अपना एक अलग अलग इमोशन एक्सप्रेस कर रही है। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पेंटिंग जो मैम ने जो है सिर्फ नाइफ से बनाया है, इसमें कोई भी ब्रश का यूज़ नहीं किया है। इसके अलावा मैम ने फ्लूइड आर्ट, पोर्ट्रेट आर्ट, सर की खुद की एक पोर्ट्रेट आर्ट जो है मैम ने बनाई, अपनी मम्मी की बनाई है। इधर उनकी मम्मी की जो एक पोर्ट्रेट आर्ट लगी हुई है। सारी पेंटिंग एक से एक बहुत ही खूबसूरत है, अलग अलग विचार को एक्सप्रेस करिए। कि शायद इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत ही संभव नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनाया और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की कला को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। महिलाओं के लिए ये पेंटिंग प्रदर्शनी एक उदाहरण पेश कर रही है, वह भी महिला महाविद्यालय में जो छात्राओं और महिला अध्यापिकाओं का पूजा स्थल है। विपरीत परिस्थिति में इस तरह का पेंटिंग बनाना या रचना करना ये कोई महिला ही कर सकती है। महिला ने पेंटिंग बनाई, दिशा दी अपने विपरीत परिस्थितियों में और उनकी छात्राओं ने भी सराहा इनको देखकर इन पेंटिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन यह एग्जीबिशन एक महिला के दर्द को खुशी के रूप में बयां कर रहा है इस एग्जीबिशन के माध्यम से। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, महिला महाविद्यालय, वाराणसी। और अब बदलती तस्वीर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही रामनगरी में विकास भी गति पकड़ रहा है। मंदिर के साथ साथ रामनगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसके निर्माण का कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। प्रभु श्री राम की नगरी में बन रहे एयरपोर्ट की एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है और इसके साथ ही इसकी दीवारों पर सौंदर्यीकरण के लिए प्रभु श्री राम के जीवन से लिए गए 14 खास चित्रों को दर्शाया गया है, जिसमें उनके जीवन शैली को भी शामिल किया गया है। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक बेहतरीन अनुभव होने वाला है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन से बदल रही है चेन्नई में 28 स्कूलों की तस्वीर। जी हां, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने अपने 28 स्कूलों का पुनर्विकास करते हुए भव्य इमारतें तैयार की हैं। यहाँ मॉडर्न एजुकेशन से विद्यार्थी भी स्मार्ट बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये स्कूल, चेन्नई में इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने।
स्मार्ट सिटी ने कोटूर चेन्नई हाई स्कूल की भी तस्वीर बदली है। कैसे बदली है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ स्मार्ट सिटी के पूर्व कंसल्टेंट प्रशांत जी मौजूद हैं। जो पहला जो स्थिति था उसे बहुत काफ़ी चेंज लेके आए हैं। नया कक्षाएं न्यू नया बनाए हैं। टॉयलेट्स जो मतलब बहुत मॉडर्न तरीके से बन चुका है। और इम्पोर्टेंटली जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग के जो मिलता है, अभी जो गरीब जो उसको जो बोलते हैं, जो समुदाय के जो पिछड़े स्थिति पे जो लोग हैं उनको भी प्रोवाइड करने के लिए हम कोशिश किए हैं चेन्नई स्मार्ट सिटी की तरफ से। इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स आ रहे हैं, टैबलेट्स जो स्टूडेंट्स के लिए वो है, और कैंपस वाइड इंटरनेट वाईफाई ये सब भी दे दिए हैं। ये इसे एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट लेके हैं, और ये भी नहीं है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे, इसके अलावा हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी, अध्यापक हैं तो उनको भी जो लीडरशिप का जो मतलब कौशल बढ़ाना, ये सब भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू लिए गए हैं। कितने स्कूलों को इस तरह से बनाया जा रहा है? स्मार्ट सिटी की तरफ से करीब स्कूल अपग्रेडेशन के लिए चेन्नई में करीब 53 करोड़ दिया हुआ है। इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 44 करोड़ और 9 करोड़ सिर्फ फर्नीचर, नया फर्नीचर के लिए दिया गया है। ऑलरेडी 28 स्कूल्स अक्रॉस 18 कैंपसेस बन चुका है। इस स्कूल में स्मार्ट सिटी के तहत किस तरह से क्लास चल रही हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लास टीचर प्रतीका जी। They have been more smart and they have been getting access to this tablets and internet connection, everything, because in those days we don't have these many facilities to engage and get access to the internet and tabs. But nowadays students at 3rd grade, they know how to access to the internet, how to switch on tabs, how to use it wisely. If sometimes app crashes, they know what to do at the time, because they have the presence of mind whenever the app crashes, everything. So in those days we don't have that much presence of mind and all, but at this age they have been very talented and they have very good presence of knowledge. कुछ विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। बेटा कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के अब आपको? अच्छा लगता है, पढ़ने का ही अच्छा है। क्या क्या सीखा है आपने इसके अंदर? ABCD 1 2 3। अच्छा लगता है मुझे। अभी आप किस पर काम कर रहे थे? टैब पर। तो कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, मालूम है आपको? हाँ। कितना आसान हो गया पढ़ना? बहुत, मुझे पढ़ना लिखना मुझे बहुत पसंद है। क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? डॉक्टर। कुछ और भी विद्यार्थी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कैसा लगता है ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर कंप्यूटर? हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। ये स्कूल भी बहुत अच्छा है। आई एम हैप्पी। कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, लैंग्वेज न्यू सीखना, वो सब इधर सीखते हैं सर। कंप्यूटर में कैसे टाइप करना और टेक्स्टिंग, इंग्लिश और मोर नॉलेज के लिए बहुत अच्छा। Making Word document, 3D paints and many more. छोटे बच्चे जहां टैब पर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं बड़े बच्चों को कंप्यूटर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो यही है स्मार्ट सिटी। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, चेन्नई। और रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब जहां चाह वहां राह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर मॉड्यूल में प्रभावशाली कार्य करने की 100 दिन की चुनौती को स्वीकार करने का आग्रह किया है। इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट दीपा मलिक और फैशन डिजाइनर JJ वलाया को विकसित भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इस मौके पर हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने दीपा मलिक से खास बातचीत की। फौज हो या खेल का मैदान, दीपा मलिक सब जगह छाई रहती हैं और अब उन्हें बनाया गया है विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर। आइए हम उससे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से वो युवाओं को प्रेरित करेंगे। आप वैसे ही सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हैं, लेकिन आप विकसित भारत को लेकर किस तरह से आप मूव फॉरवर्ड करेंगे?
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने मोदी जी का जो ये विजन है विकसित भारत 2047 तक, हम इसे पूरा विकसित देश के रूप में हम अपने भारत को देखना चाहेंगे। और जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना है और एक दायित्व दिया है कि मैं अपने साथी भारतीयों को इंस्पायर करूं। और मुझे लगता है कि क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं तो बहुत सारा युवा वर्ग मुझे जानता है, पहचानता है। और जैसे हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट, बेटी बचाओ मूवमेंट, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ऐसे ऑलरेडी हम इतने बेहतरीन मोदी जी द्वारा शुरू किए कैंपेन से मैं जुड़ी हुई हूँ। टीबी मुक्त भारत से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो अब विकसित भारत का जो ये दायित्व एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मुझे मिला है, मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ूंगी, क्योंकि वो देश के कल के भविष्य हैं और देश के निर्माण में जो सहयोग है। क्योंकि मैं एक महिला भी हूं और मैं एक दिव्यांग भी हूं, तो जब मैं विकसित भारत की बात करूंगी या मैं एक निवेदन रखूंगी अपने भारतीयों से, तो इसमें अपने आप सबका साथ सबका विकास जुड़ेगा। क्योंकि भारत का कोई भी दिव्यांग कम्युनिटी से जो भी व्यक्ति है या महिलाएं हैं, वो भी अपना दायित्व समझेंगी, क्योंकि देश का निर्माण तभी संभव है जब सब एक साथ मिलकर आगे आएंगे। विकसित भारत आपके लिए क्या मायने रखता है, किस तरह से आप उसको परिभाषित करेंगे? विकसित भारत मेरे ख्याल से जो मेरा विजन है विकसित भारत का, एक ऐसा भारत जो नया भारत हो, जिस भारत में चाहे हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, चाहे हम सुगम्यता की बात करें, चाहे हम एजुकेशन साक्षरता की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एंड वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करें, जहां पर हर एक को अपनी उन्नति, अपनी पढ़ाई, अपनी एक्सेसिबिलिटी का पूरा सुविधा और सुचारू रूप से एक भारतीय होने का गर्व महसूस हो, वैसा भारत में देखना चाहती हूँ। तो ये है दीपा मलिक, जिनका ये कहना है कि विकसित भारत का मतलब हर भारतीय अपने देश पर गर्व करे। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और अब बात प्रकृति की गोद की। और हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है कानपुर का जूलॉजिकल पार्क, प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर, जो इस समय विदेशी पक्षियों के आने से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अतिथि देवो भव, यह कहावत सिर्फ हम इंसानों पर ही नहीं बल्कि जंगल और वहां रहने वाले पशु पक्षियों पर भी लागू होती है। दरअसल कानपुर के चिड़ियाघर में नाइट हेरॉन, पॉन्ड हेरॉन, पेंटेड स्टार्क, ओपन बिल स्टार्क, कॉमन ग्रेहार्नबिल जैसे पक्षी हर साल आते हैं और अपनी खूबसूरती से लोगों को आकर्षित करते हैं। ये पक्षी जिन देशों से आते हैं वहाँ ठंड अधिक होती है, ऐसे में यहाँ का मौसम उनके भोजन और प्रजनन के लिए अनुकूल होता है। कानपुर में इन दिनों चिड़ियाघर विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से चहक रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाए जाने वाले पक्षियों ने चिड़ियाघर की झील के किनारे डेरा डाल रखा है। हर साल नवंबर और दिसंबर में इनका यहाँ आना शुरू हो जाता है। ठंड कम होते ही ये पक्षी अपने अपने देशों के लिए उड़ जाते हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों की माने तो ये पक्षी साइबेरिया, कंबोडिया, मंगोलिया और यूरोपीय देशों से आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत में साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग लाया गया है। फिलहाल बाघों के
अब हम इस खबर को बाद में बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यवाही इस वक्त चल रही है। डिमांड्स रख रहे हैं और 4 अप्रोप्रिएशन का विषय। अप्रोप्रिएशन के विषय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के स्टाफ